माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में मज़ा आने वाला है। कंप्लीट करवाएंगे सेट 2XB के सारे बचे हुए क्वेश्चन। और पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करवा दिए थे सेट 2XB के। 2020 का सेट 2 ये इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट लाइक और शेयर कर दो। आ गया है वाईफाई और छा गया है वाईफाई। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ फटाफट। सारे स्टूडेंट, छठे का 2 आव्यूह दिए गए हैं। सिद्ध करना ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आराम से आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको जरूर तैयार करो। या तो 5 नंबर दे के जाएगा या फिर 8 नंबर दे के जाएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिए गए आव्यूह। ए के बराबर लिखो, फिर उसके बाद बी के बराबर लिखो। ए मेरा कितना है? 31, 25। बी कितना है? 68, 79। अब आपको सबसे पहले इसका मान निकालना है, ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स कैसे निकालोगे? फार्मूला जानते हो। ए बी का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बी अपान में साड़िक ए बी। ठीक है भाई। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए बी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब ए बी पता चल जाएगा ना, उसके बाद आप साड़िक ए बी निकालोगे। फिर आव्यूह ए बी के सहखंड निकालोगे। सहखंड से ही आपका सहखंडज मिलेगा, क्योंकि सहखंड से जो आव्यूह बनता है उसका अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए तो उसी को मैं बोलता हूं एडजॉइंट सहखंडज। तो देखो फटाफट पहले ए बी निकाल लो। ए देखो कितना है मेरा? 31, 25। बी मेरा कितना है? 68, 79। फटाफट पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला इसके साथ इंटू कर दो। 18 हुआ, प्लस 7 मिल गया। यहाँ पे 24 लिखो और प्लस का 9 लिखो। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति पकड़ लो, 1 बाय 1 स्तंभ में गुणा कर दो। तो देखो भाई साहब, मैंने आपसे कहा है 2 छंग 12, 5 सत्ते 35, फिर 2 अट्ठे 16, 5 नेम 45। क्या करो? जोड़ दो। 25 मिल जाएगा, 18 7 यहाँ पे, 33 मिल जाएगा यहाँ पे, 47 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखो 6 5 11 हो जाएगा। ओके, 6 हो जाएगा, 61 हो गया भाई। ठीक है, ये निकला है आव्यूह ए बी का मान। अब क्या निकालोगे? साड़ी निकाल लो, क्योंकि साड़ी के मान की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे देखो 25, 33, 47, 61 गुणा करो भाई साहब इसका इसमें। 25 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 33 करो भाई। 25 का 61 में गुणा कर दो। 15 25 मिल गया। अब इसके बाद में 47 का इंटू करना है 33 में। 3 सत्ते 21 की 1 2 हासिल मिल गए। 3 चौक 12, 2 14। फिर इतने लिख दो, 1 4 1 जोड़ दो। तो यहाँ पे 1 आया, फिर 5 आया, फिर 5 आया, फिर इतना आया। अब क्या कर दो? घटा दो। आपने कहा जी सर, कितना मिल जाएगा भाई? 5 में से 1 जाएगा, 4 मिलेगा। अब आप जानते हो यहाँ पे 15 51 है, यहाँ पे 15 25 है। तो 15 51 में से 15 25 घटाओ, नेगेटिव आएगा भाई। 11 में से 5 माइनस करो, 6 मिला। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। 4 में से 2 गए 2, 26 आ गया। नेगेटिव का 26 आया साड़िक ए बी का मान। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जो भी स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं
तो देखो भाई, ए आव्यूह और बी आव्यूह लिख लो। फिर आपको क्या करना है, ए का बी में इंटू करना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आपको गुणा करना है। 3 छक 18 और 1 का 7 में गुणा करा प्लस का 7। फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करा, 3 8 24 और 1 का 9 में गुणा किया, 9 मिला। फिर दूसरी पंक्ति 1 बाई 1 स्तंभ में गुणा करेंगे। 2 छंग 12 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया और 5 45 हो गया। जोड़ेंगे 25, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। ओके भाई, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 47 मिल जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 61 मिल जाएगा। फिर आप जानते हो, अगर मैं साड़ी का मान निकालूं आव्यूह ए बी से, तो ये मेरा आव्यूह है, इसको मैं साड़ी में चेंज करूंगा। पहले राइट गुणा करेंगे, 25 गुणे 61, फिर माइनस के बाद लेफ्ट गुणा करेंगे। 25 एकम 25 की 5, 2 हासिल मिल गए। 25 छंगा आपको बताना, 25 चक्कू 100 पता है। 25 चक्कू कितने होता है, 100। ठीक है, 25 दूना कितना होता है, 50। कितना हुआ, 150 हो गया। अब हासिल कितना मिला, 2। तो देखो कितना मिला, 15, 152 हो गया। ठीक है, ये देखो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका इसमें इंटू करना है, 15 51। फिर आपको घटाना है, निगेटिव का मिलेगा। 11 में से 5 माइनस करोगे 6 मिलेगा। ठीक है, और 4 में से 2 गया 2। फिर 15 में से 15 जाएगा 0, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी के सेकंड आपको निकालना है। ए बी के सेकंड निकालो, आराम से बता सकते हो ए बी के सेकंड। देखो यहाँ पे ए बी के सेकंड साथ साथ मेरे लगाते रहो। ठीक है, जैसे ए 11 का मान, फिर ए 12 का मान, फिर ए 21 का मान, फिर ए 22 का मान, साथ साथ निकालो। प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना, वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके अलावा कुछ मत तैयार करिए। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो मैं वादा करता हूं आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। ये 11 का मान निकालना है, यहां से 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाना है, तो 61 मिला। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना, 47 मिलेगा। फिर इसके बाद में A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। ठीक है भाई, A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 25 मिल गया। इसके बाद सहखंडों से आव्यूह बनाना है। यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह। बता भाई, सहखंडों से बना आव्यूह P ले लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे A और B दिया गया है, तो A और B के अलावा कुछ भी यहां पे ले लो, P Q R S आपकी मर्जी है, तो P ले लो। तो पहला मान A11, दूसरा मान A12, तीसरा मान A21, चौथा मान A22। तो P बराबर, देखो भाई 2-2 करके आपको लिखना है। 61 माइनस 47, 61 माइनस 47, फिर इसके बाद में माइनस का 33, फिर 25। अब इसका परिवर्त ही क्या बताएगा, एडजॉइंट ए बी बताएगा। तो देखो भाई फटाफट, अब क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए बी निकालोगे। तो क्या करना है, पी का परिवर्त, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। फटाफट देखो यहाँ पे 61 47, यहाँ पे लिखो 61 है प्लस का और 47 है माइनस का। ओके भाई, 61 47 हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 33 25, यहाँ पे लिखूंगा मैं 33 फिर 25। ओके, अब लगाओ फार्मूला, लगाओ फार्मूला। ए बी का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बी अपान में साड़िक ए बी। साड़िक ए बी का मान निकाला था, उसको भी रखो। निगेटिव का था, साड़िक ए बी का मान क्या निकला, निगेटिव का निकला, माइनस का 26। तो यहाँ पे लिखो निगेटिव ऊपर लिखो, 26 यहाँ पे लिख दो। अभी मैंने अभी निकाल के बताया था एडजॉइंट ए बी। यहाँ पे देखो 61 33 47 25, इसे समीकरण 1 डाल लो, या फिर माइनस से अंदर इंटू कर दो। 1/26 तो ऐसे लिख लो, अंदर इंटू कर दो। निगेटिव का 61 और प्लस का 33, प्लस का 47, फिर निगेटिव का 25। ये निकला है ए बी का होल इनवर्स।
ये निकला ए बी का होल इनवर्स, इसे समीकरण 1 डाल लो। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, फिर बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स का ए इनवर्स में आपको इंटू करना है और इतना ही मान निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिद्ध करना है। लाइक कर दो क्लास को। तनिष्का गुप्ता, आगे बढ़ू। जय माँ का सुनील, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। सारे के सारे बालक निकालें वी इनवर्स, पहले बी आव्यूह लिख लो, उसके बाद आपको बी इनवर्स निकालना है। बी आव्यूह देखो 68 79 लिखो, ठीक है, 68 79 लिखो, यहाँ पे देखो 68 79, ठीक है। पहले साड़ी का मान निकालो, जरूरत पड़ेगी। तो 68 79, ओके, 54 और ये 56, नचंगा 54 7 8 56, कितना मिलेगा भाई साहब? भाई साहब ने कहा अगर मैं इसमें से ये घटाता हूँ माइनस का 2 मिलेगा। चलो भाई, साड़िक बी का मान पता चल गया, साड़िक बी का मान पता चल गया। अब अगर बी इनवर्स निकालोगे ना तो फार्मूला तो आपको पता है ना, एडजॉइंट बी अपान साड़िक बी, फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को साड़िक बी के मान की जरूरत है, मैंने निकाल दिया। एडजॉइंट ए बी का मान कैसे मिलेगा आप जानते हो, सह खंडों से जो आव्यूह बनेगा ना उसी का परिवर्त एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट का मतलब सहखंडज। तो सबसे पहले आपको सहखंड निकालना है, आव्यूह बी के सहखंड लिखो, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आव्यूह बी के सहखंड निकालो भैया। ए 11 का मान, ए 12 का मान, ए 21 का मान, ए 22 का मान, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। चलिए भाई, ये छुपा 9, ए 12 का मतलब पहली और दूसरी छुपा लो, 7 मिल गया, फिर 8 मिल गया, फिर 6 मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सह खंडों से बना आव्यूह, सह खंडों से बना आव्यूह। चलिए भाई, आपने पीछे क्या माना था? पीछे माना था आपने पी, सह खंडों से जो आव्यूह बना था, ए बी का जो आव्यूह है ना, इसी से मैंने बनाया था, तो पी लिया। अब इसके बाद क्यू ले लो, यहाँ पे चेंज कर दो, वहां पे पी लिया, यहाँ पे क्यू ले लो, ठीक है भाई। यहाँ पे ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, फटाफट मान रख दो। ऊपर देखो 2 2 करके ले लो, ये 2 पकड़ लो, ये 2 पकड़ लो, 9 माइनस का 7 माइनस का 8 6, ठीक है। अब क्या निकाल दो? एडजॉइंट बी निकाल दो। कैसे? क्यू डेस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 9 माइनस 7 माइनस 8 6, 9 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 6, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इतना तो जानते हो ना। जो लेटे हैं उनको खड़ा कर दो, बोलते हैं परिवर्त। अब इसके बाद लगाओ फार्मूला। आपने कहा जी सर, लगाता हूं फार्मूला। बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी अपॉन में साड़िक बी। साड़िक बी का मान बता दो, माइनस का 2, इसका मान बता दो, साड़िक बी का मान बता दो। तो वी इनवर्स बराबर, ये नेगेटिव का है दिख रहा है, तो माइनस ऊपर ले लो और नीचे 2 रख दो। अब इसके बाद एडजॉइंट बी का मान देखो, 98 76, यहाँ पे लिखो 98 फिर 76, नेगेटिव और यहाँ पे ले लो। ये मेरा निकला है बी इनवर्स का मान, माइनस से अंदर इंटू कर दो। नेगेटिव 9 प्लस का 8 प्लस का 7 नेगेटिव का 6। अब ऐसे ही आपको ए इनवर्स निकालना है। ए आव्यूह दिया गया है, तो पहले क्या करोगे? साड़िक का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आव्यूह ए के सहखंड निकालना पड़ेंगे। जो सहखंड निकलेगा ना उसी से आपको एडजॉइंट ए मिलेगा। जो सहखंडों से आव्यूह बनेगा ना उसी का परिवर्त एडजॉइंट ए के बराबर लिखना है। चलिए भाई और करके लिख लीजिएगा। ए बराबर देखिए, सारे स्टूडेंट ए बराबर देखें, यहाँ पे 31 25 है, लिखो
31 25, चलिए भाई 31 25, 5 3 15 माइनस 2 एकम 2, कितना मिल गया मेरे को, जल्दी बताओ। 13 मिल गया। अब इसके बाद क्या करोगे, सहखंड निकालो, आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड। ए 11 का मान, ए 12 का मान, ए 21 का मान, ए 22 का मान, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये तो जानते हो ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है बरसी भाई, कोई दिक्कत नहीं। ए 11 का मान कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा दो, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा दो, 5 आ गया। 1 2 का मतलब जानते हो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ, 2 मिला। 2 1 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, 2 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाओ। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जैसे 3 का 5 आपको लिख देना है, 1 का 2 लिख देना है, 2 का 1 लिख देना है और 5 का 3 लिख देना है। ये ट्रिक है, जल्दी लिख सकते हो। 2 क्रॉस 2 कोटि का अगर आव्यूह मिल जाए तो कैसे डायरेक्ट लिखोगे, 3 का चाहिए तो 5 आपको लिखना है, 1 का चाहिए तो 2 आपको लिखना है, 2 का चाहिए तो 1 आपको लिखना है, 5 का चाहिए तो 3 लिखना है। ऐसे कर सकते हो। सहखंडों से बना आव्यूह, यहाँ पे बना लो फटाफट। सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से आव्यूह बना लो। आप P ले चुके हो, Q ले चुके हो, यहाँ पे R ले लो, ठीक है भाई। A 11, A 12, A 21, A 22, चलो मान रखो, 2 2 करके लिखना है। सारे स्टूडेंट 2 2 करके लिखें। ये 2 पकड़ लो, फिर ये 2 पकड़ लो, 52 13 लिख दो, 52 13, 52 13, ठीक है भाई। अब इसके बाद एडजॉइंट ए निकालो, आर का परिवर्त निकाल दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब लगा दो फार्मूला, ए इनवर्स पता लग जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में साड़ी गए, ठीक है। यहाँ पे मान रख दो, साड़ी का मान कितना निकला था, 13, ठीक है, और ये वाला मान रख लो 51 23, ठीक है। अब क्या करना है, V इनवर्स का A इनवर्स में इंटू करना है, V इनवर्स का A इनवर्स में आपको इंटू करना है। V इनवर्स यहां से देख लो, 1/2 ऐसे ही आगे लिख देंगे, 98 76 आपको लिखना है, 98 76, 1/2, 98 76, निगेटिव बाद में दे देना है, 98 76, ठीक है। 98 76 समझ में आ गया आपके बी इनवर्स का मान। अब इसके बाद ए इनवर्स का मान देख लो, यहाँ पे ये रहा, तो इंटू 1/13, 51 23, 13 दूनी 26 हो जाएगा। जितना मैंने ए बी का होल इनवर्स का मान निकाला, जितना उतना ही इन दोनों का इंटू करके आपको निकालना है। तो देखो भाई साहब, ए बी का होल इनवर्स आपने निकाला है, कहां चला गया, ये 26 आगे आगे, ऐसे ही 26 आगे लाना है, कैसे, 13 दूनी 26, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। ओके भाई, अब 2 आव्यूह ये वाले, इनका आपस में गुणा करेंगे, 98 76, 98 76, 51 23, करो गुणा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ लो, इसको तो जैसे का तैसा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 45 16, ठीक है भाई, 9 और कितना हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है। ओके, चलो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरा स्तंभ ले लो, ठीक है भाई।
अब इसके बाद करोगे क्या, जोड़ेंगे और घटाएंगे। चलिए 1/26 जैसे का तैसा। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 6 5 11 की 1, 4 1 5 1 6 61 आ गया। यहाँ पे 33 आ गया। यहाँ पे 5 2 7 45 आ गया। यहाँ पे 25 आ गया। इसे समीकरण 2 डालो। अब देखो भाई, ए बी का होल इनवर्स जो निकलता है 61 33 47 25, 61 33 47 25 कहीं दिख रहा है, 61 33 47 25 ए बी का इनवर्स निकाला था, ये है 61 33 47 25। ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा है ये। अब आराम से समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। 5 नंबर या फिर 8 नंबर देके जाएगा। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर में बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। सर मैं आपका फैन हूं, उन्नति नायक। प्रदीप कह रहे हैं फास्ट पढ़ाइए भाई। छठे का ये खा है, यहां पे लिखा है बिंदुओं इतने इतने और इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको समतल वाले सवाल नहीं करना है, रेड्यूस है सिलेबस, तो इसलिए इसको छोड़ दो। रेड्यूस वाले जितने क्वेश्चन है उन सबको छोड़ दो। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? अगला सवाल देखो भाई फटाफट। छठे का गा लगाओ, ये भी रिड्यूस है। द्विपद बंटन वाला सवाल आया है क्योंकि यहां पे लिखा है सफलताएं। प्रायिकता का अगर सवाल मिल जाए और उसमें लिखा हो सफलताएं तो रिड्यूस है, आपको नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है भाई, वॉइस एकदम परफेक्ट है। पहले ये बताइए फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। जो रिड्यूस है उसको आपको नहीं करना है। बरसी आशीष यादव, अजय कुशवाहा, छठे का घा, ये लगाओ, ये सिलेबस में है। लगाओ भाई, समाकलन आपको बताना है। फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो क्लास को। ठीक है भाई, आई के बराबर लिखो, इसका हल देखो, इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, यहाँ पे लघुत्तम ले लो। आई बराबर ऊपर वाला सेक स्क्वायर 2x, नीचे वाला देखो लघुत्तम कितना मिला, साइन इंटू कॉस मिला। ठीक है भाई, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर। ओके, और होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है भाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे फटाफट लिख लो, तो आई बराबर ऊपर वाला जैसे का तैसा, नीचे वाला cos 2x लिख लो। ठीक है भाई, यहां पर देखो साइन इंटू कॉस है, अगर आप 2 साइन इंटू कॉस बराबर लिखते हो साइन 2x के, इतना ध्यान रखना है। साइन इंटू कॉस है तो 2 होना चाहिए, यहां पे 2 नहीं है, तो क्या करो 2 का गुणा 2 का भाग लगा दो, आराम से 2 साइन इंटू कॉस, ये भी साइन 2x बन जाएगा। ये cos 2x है, ये सेक स्क्वायर 2x, मतलब
कोण को 2x में मैंने चेंज कर लिया। ऊपर वाला 2x दिख रहा है आपको, तो नीचे वाले को हल किया मैंने और 2x कोण बना लिया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोण को एक जैसा बनाओ, हो जाएगा समाकलन। तो ऊपर वाला जैसे का तैसा 2 cos 2x और नीचे sin 2x लिख दो होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर 2x नीचे ना ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा। और ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप साइन 2x ऊपर लेके चलो और cos 2x नीचे ही रखो तो tan 2x बन जाएगा, क्योंकि tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर मैच हो जाएगा। मतलब tan बनाओ, किसी भी हाल में tan बनाओ, क्योंकि सेक स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो आपने कहा जी सर बनाते हैं सेक स्क्वायर। ये देखो सेक स्क्वायर पहले से, ओके, इसको ऊपर लेके चलो। ठीक है, मैंने कहा साइन 2x हो गया और नीचे कितना है cos 2x होल स्क्वायर, और ये 2 जो दिख रहा है इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, आगे लिख दो। ठीक है, यहां पे tan स्क्वायर 2x बन जाएगा। tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर मैच हो जाएगा। ठीक है भाई। तो i बराबर 1/4 सेक स्क्वायर 2x और ये बन गया tan स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा लो, सारे सारे मेरे प्यारे भाई प्रतिस्थापन विधि लगा लें। पता है आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, चर को चेंज करना पड़ता है। प्रतिस्थापन विधि से चर को चेंज करना पड़ता है। tan 2x को t मान लो, तो tan का अपकलन क्या होता है जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर होता है। ओके भाई, 2x का अपकलन करेंगे 2 निकलेगा, यहाँ पे dx बराबर में dt। तो देखो ये मैच हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे जो 2 आपको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, dt को दे दो, आराम से 2 मान रख सकते हो, एक जो माना है एक जो मैचिंग हुई है। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको 2 मान रखना है। आपने कहा जी सर प्रतिस्थापन विधि में मेरे को 2 मान रखना है। तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर कितना आएगा dt/2। इतना तो आप जानते हो कि भाई साहब सेक स्क्वायर 2x dx के स्थान पे dt/2 रख देंगे और tan 2x के स्थान पे t रख देंगे। रखो तो i बराबर 1/4, पहले इसका मान रखो तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर, फिर आपको सेक स्क्वायर 2x dx का मान रखना है dt/2। बाहर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का समाकलन आपको करना है। बताओ भाई टी स्क्वायर का समाकलन t³ में 3 x घात n का यहाँ पे फार्मूला लगा है, x घात n का लगा है, x घात n + 1 अपान में n + 1 होता है। अब 8 × 24 हो जाएगा ये। अब t का मान रखेंगे, t कहाँ है tan 2x है, यहाँ पे रखो, घातें कितनी है 3 है, तो 3 आपको लिखना है tan की घात 3। ठीक है भाई, ये मेरा क्या आ गया उत्तर आ गया। इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। प्रदीप भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल फटाफट जो है लाइक कर दो क्लास को। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। ये सवाल मैं लगा चुका हूं 2023 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है। आराम से इसको लगा लेना, RQ में डालता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको तैयार करके जाना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। BBI मैंने डाल दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। RQ का मतलब है रिपीटेड क्वेश्चन। 2023 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक
कहीं ना कहीं ये सवाल आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखो फटाफट। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। छठे का चा लगाओ। छठे का क्या करो, चा लगाओ। अवकल समीकरण। तो तीन विधि आपके पास है चरों को पृथक करने की विधि, समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण। अब आपको यह पहचानना है इस अवकल समीकरण में कौन सी विधि लगेगी। सबसे पहले आपको चेक करना है चरों को पृथक करने की विधि। चरों को पृथक करने की विधि का मतलब है कि x वाला पद आपको dx को देना है और y वाला पद आपको dy को देना है। तो यह विधि कब लगती है, जब x और y के पद इनटू में दिए हों एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण में। x और y के पद इनटू में दिए जाएं तब चरों को पृथक करने की विधि लगती है। यहां पर देखो नेगेटिव आपको दिख रहा है, यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा y का पद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखो ये y का पद है, ये x का पद है, यहां से आप तोड़ नहीं सकते हो। y का पद और x का पद अलग नहीं कर सकते हो, बीच में माइनस है। चाहे बीच में प्लस होता फिर भी आपको चरों को पृथक करने विधि नहीं लगानी है, क्योंकि y का पद और x का पद अलग नहीं कर सकते हो। यहां पर चरों को पृथक करने विधि नहीं लगेगी। अब कौन सी विधि लगेगी, अब दूसरी विधि चेक करेंगे। दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद में समान घात होना चाहिए। इसमें y की 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो 0 है, इसमें 2 है। तो छोटी बड़ी घात आपको दिखाई दे रही है, तो समघातीय अवकल समीकरण यहां पे यूज नहीं करेंगे। अब रैखिक अवकल समीकरण यहां पे चेक करेंगे, क्योंकि दो विधि फेल हो चुकी हैं। अब आपको तीसरी विधि चेक करना है। अब आप ये भी जानते हो कि रैखिक अवकल समीकरण जो होता है एक चर y में होता है और एक चर x में होता है। अब आपको ये बताना है कि चर x में रैखिक अवकल समीकरण यहां पे बनेगा कि चर y में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा। अगर आपको इस अवकल समीकरण में दो y दिख रही हैं तो चर y में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा। अगर इस अवकल समीकरण में दो x दिख रहे हैं तो चर x में रैखिक अवकल समीकरण बनेगा। पहले आपको ये चेक करना है, कैसे, नंबर डालते हैं। d के पास में y है तो इसे नंबर 1 डाल दो। अब इसके अलावा y देखो, यहां पे नंबर डाल दो, यहां पे नंबर डाल दो, तो कितनी y यहां पे मिली, 3 y मिली। तो चर y में ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि 3 y दिख रही हैं। अब आप जानते हो जब ये नहीं है तो ये तो बनेगा, क्योंकि 2x आपको यहां पे दिखाई देंगे। देखो फटाफट मैं अभी बताता हूं, काउंट करेंगे। सबसे पहले आपको d के पास में x एक नंबर डाल दिया। अब एक और x होना चाहिए, तो यहां पे आपको दिख रहा है इस अवकल समीकरण में 2x दिख रहे हैं। तो 2x अगर दिख रहे हैं तो रैखिक अवकल समीकरण चर x में यहां पे बनेगा। सबसे पहले आपको dx अपॉन dy निकालना है। लिखो फटाफट अवकल समीकरण लिखो। आपने कहा जी सर अवकल समीकरण लिख रहा हूं। टेन इनवर्स बाय माइनस का x और dy बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx। तो dy जो है dx के नीचे लिखेंगे और ये वाला इसके नीचे लिखेंगे। तो टेन इनवर्स बाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब आप लोग बताओ इसको लगाएं या छोड़ दें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। 2013 के जो सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मैंने कंप्लीट करवाए उसमें भी ये क्वेश्चन था। 2022 के जो मैंने सेट कंप्लीट करवाए उसमें ये क्वेश्चन था। 2020 के जो सेट मैं कंप्लीट करवा रहा हूं ये सेट 2 है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो जाएगा यस या नो, जल्दी बताओ फटाफट।
तनिष्का गुप्ता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं केवल इतना बना के छोड़ रहा हूं, फिर आराम से आप क्या करोगे, पी और क्यू का मान निकाल लेना, ठीक है। मैं बना के छोड़ रहा हूं रैखिक अवकल समीकरण, ये वाला पद इसके नीचे लिख लो, तो टेन इनवर्स बाई के नीचे 1 प्लस बाई स्क्वायर लिख लो, और ये वाला जो इसके नीचे लिखेंगे एक्स के अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये वाला इस तरफ लाएंगे तो dx अपान dy ये प्लस का हो जाएगा x के अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर में टेन इनवर्स बाई बटे में 1 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब आराम से क्या करोगे, p और q का मान निकाल लेना, उसके बाद आराम से समाकलन गुणांक निकाल लेना, फिर व्यापक हल के लिए फार्मूला लगा देना। अब इसके आगे आप लोग कर लेना, होमवर्क है भाई, p और q का मान निकाल लेना। अब अगला जो सवाल है मेरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 7वें का है, क्वेश्चन 7 का ये सवाल मैं लिख रहा हूं। कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय पहला दिया गया 3x माइनस 2y प्लस का 2z बराबर में 8, ये बताओ हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक्स वाई जेड के मान आपको निकालना है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक है। इसको जरूर आपको तैयार करना है, हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। ये कर लेना आरजू जी, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, हर साल आता है एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए। अब सवाल अगला सवाल देख लो भाई, ये वाला देखो, सातवें का पहला है, यहां पे बोला है f(x) दिया गया है, फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का ये सवाल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले सवाल कहीं आपको दिख जाएं तो 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो एक बार अवकलन किया है वहां से x के मान निकालना है, वही x के मान आपको कहां चेक करना है, जो 2 बार अवकलन किया है वहां पर आपको चेक करना है। अगर आपका द्वितीय अवकलन का मान नेगेटिव आ जाए तो फलन उच्चतम होता है। अगर द्वितीय फलन का मान, मतलब 2 बार अवकलन करोगे, जब x का मान उसमें रखोगे, अगर उसका मान धनात्मक आ जाए तो फलन निम्निष्ठ होता है। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो देखो भाई फटाफट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया फलन लिखेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का सवाल आता है और आपको तैयार करना पड़ेगा भाई। 3x की घात 4 बताया है, फिर प्लस 4x की घात 3 बताया है, माइनस का 12x स्क्वायर बताया है, प्लस का 12 बताया है। एक बार अवकलन करो फटाफट, तो 4 3 12 x क्यूब, ठीक है भाई। अवकलन मैं कर रहा हूं, घात आगे एक घात कम कर दो, और 12 का कितना हो जाएगा 0, ना लिखो। अब एक बार और अवकलन करो,
एफ डबल डैश एक्स 36x² 24x माइनस का 24। यहां से आपको x के मान निकालना है और यहां पर आपको चेक करना है, ठीक है भाई। तो देखो फटाफट, fx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए इसको बराबर 0 लिखना पड़ेगा, तभी x का मान मिलेगा। तो ये कॉपी कर लेता हूं। यहां से आपको क्या करना है, मान निकालना है, x के मान कितने मिलेंगे। तो पहले क्या करो, 12x कॉमन ले लो, तो यहां पे x², यहां पे x, यहां पे 12 दूनी 24। अब 12 का भाग लगा लो और यहां पे गुणनखंड कर लो, 2 एकम 2, 12 का 0 में भाग लगा लो। यहां पर x कॉमन ले लो तो x प्लस का 2, यहां से -1 ले लो तो x प्लस का 2 बराबर में 0, क्योंकि 0 के बटे कोई भी संख्या मिल जाए तो क्या होता है, इसका उत्तर 0 होता है। नीचे कुछ भी मिल जाए, अगर ऊपर 0 है तो 0 लिख देना यहां पे, ठीक है भाई। अब x के मान बता दो कितने मिल जाएंगे। यहां पे x के मान आपको 3 मिलेंगे, क्योंकि बाहर एक x है और 2 ब्रैकेट आपको यहां से मिल जाएंगे। कैसे, कॉमन देख लो, x प्लस 2 कॉमन है, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहां से आपको x का मान 0 मिलेगा, यहां से आपको -2 मिलेगा, यहां से आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब 1/1 x के मान यहां पे आपको रखना है और चेक करना है कि x के किस मान पर इसका मान धनात्मक निकलेगा और x के किस मान पर इसका मान ऋणात्मक निकलेगा। क्योंकि धनात्मक निकलेगा तो निम्नलिखित फलन हो जाएगा, ऋणात्मक निकलेगा तो उच्चिष्ट फलन हो जाएगा। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, या फिर आप बेबी कर्व मेथड यूज कर लो। बेबी कर्व मेथड जो बताया वहां से आप पता कर सकते हो। बेबी कर्व मेथड क्या बताता है, डायरेक्ट चिन्ह बताता है। ये मैंने मेथड आपको वर्धमान और ह्रासमान में बताया था या नहीं भाई। जब सवाल वर्धमान और ह्रासमान का लगाया था तो बेबी कर्व मेथड से मैंने डायरेक्ट चिन्ह बताए थे आपको। यहां पर भी डायरेक्ट पता कर सकते हो। तो 3 मान x के हैं, पहले छोटा मान, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। वर्धमान ह्रासमान में क्या बताया था, जल्दी बताओ। ये मेथड वर्धमान एवं ह्रासमान में आपको मैंने बताया था कि भाई साहब यहां पे -∞, यहां पे +∞। पीछे से आपको अल्टरनेट चिन्ह से लिखना है, प्लस से स्टार्टिंग करना है। तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस। ये मैंने वर्धमान ह्रासमान में डायरेक्ट चिन्ह बताया था, बेबी कर्व मेथड से पता कर सकते हो। यहां पर भी पता कर सकते हो, लेकिन यहां पर बीच में लिखना पड़ते हैं चिन्ह, लेकिन यहाँ पे बीच में नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको पहले वाले को प्लस देना है, फिर इसे माइनस देना है, इसे प्लस देना, बस। अब पता चल गया डायरेक्ट चिन्ह किसका, एफ डबल डैश एक्स का। x बराबर -2 पर ये निकलेगा धनात्मक, x बराबर 0 पर ये निकलेगा ऋणात्मक। नहीं, 0 रख के देख लो, ये 0, ये 0, खत्म, नेगेटिव 24 मिला, तो मैंने नेगेटिव बता दिया। अगर 1 रखोगे तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 24 से 24 कटेगा, प्लस का 36 आएगा, आया प्लस। ये बेबी कर्व मेथड डायरेक्ट बताता है। अब आप लोग ये बताओ कि भाई साहब यहाँ पे रखकर चेक करोगे चिन्ह, या फिर इस लाइन का यूज करोगे बेबी कर्व मेथड से। ये डायरेक्ट चिन्ह बताता है बेबी कर्व मेथड। वर्धमान एवं ह्रासमान में जब अंतराल पूछा जाता है तो ये मेथड डायरेक्ट चिन्ह बता देता है। यहां पर भी बताएगा उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट वाले सवाल में। जल्दी बताओ। आयुष पांडे, सिरे, अजय कुशवाहा, जल्दी बताओ। ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। बेबी कर्व मेथड डायरेक्ट चिन्ह बताता है, तो इसमें आपका समय बच जाएगा, पेपर में समय बच जाएगा। कैसे? मैंने लिखा x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर आप f डबल डैश -2 डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव बता दो। अब पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, डायरेक्ट बता दो। हाँ आरजू जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, समय आपका पेपर में बचेगा और यहाँ पे रखोगे, आप हल करोगे, टाइम लगेगा। केवल और केवल यहाँ से आपको चिन्ह की जानकारी चाहिए होती है। चिन्ह जब पता चलता है तभी बता पाते हो कि फलन मेरा वर्धमान आएगा कि ह्रासमान आएगा। तो बेबी कर्व मेथड क्या बता देता है, चिन्ह बता देता है। तो चिन्ह से मेरे को पता चल गया x बराबर -2 पर ये जो फलन है ये क्या है, अगर प्लस है तो भाई निम्नलिखित है, सीधी सी बात है। तो यहां पे लिखो x बराबर -2 पर fx क्या है मेरा, निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित मान बता दो, निम्नलिखित या फिर निम्नतम एक ही बात है, ठीक है। निम्नलिखित और निम्नतम एक ही बात है। तो निम्नतम मान निकाल दो। कैसे निकालोगे, ये डायरेक्ट आपको -2 रखना है, किसमें, x के स्थान पे। फटाफट जो है x बराबर -2 रख दो, फलन में रख दो, फलन में रख दो -2। कहाँ गया, ये है 3, फिर -2 की घातें कितनी हैं, 4, फिर +4, -2 की घातें कितनी हैं, 3, -12 और -2 की घातें 2 और प्लस का 12। हल करो तो यहाँ पे 16 मिलेगा, 16 32, 16 3 48, यहाँ पे 8 मिलेगा, 8 चक्कू 32, यहाँ पे 4 मिलेगा, 12 चौक 48 प्लस का 12। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट जाएगा, घटा दो। कितना मिल गया भाई साहब, 20 मिल गया। x बराबर -2 पर f -2 का मान -20 मिला है। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। इस तरीके से आप पेपर में लगाओगे तो आपका समय बचेगा। और जब समय बचता है ना तो गणित में आते हैं 100 में 100। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं कि मेरा समय नहीं बचा और प्रश्न मेरे छूट गए। अब प्रश्न नहीं आपके छूटेंगे, क्योंकि डायरेक्ट चिन्ह पता चल जाते हैं, तो आपका समय बचेगा पेपर में। पूरा पेपर हो जाएगा 3 घंटे में, ठीक है भाई। गणित में आ जाएंगे 100 में 100। अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर पहले से पता है ये नेगेटिव देगा, तो f डबल डैश 0 बराबर नेगेटिव दिखा दो। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा। तो x बराबर 0 पर fx मेरा क्या है, उच्चिष्ट है या फिर उच्चतम है। अब उच्चतम मान बता दो, उच्चतम मान। तो आप जानते हो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 12 बचेगा। तो ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर प्लस का 12। तो 12 आ गया मेरा उत्तर। अगली लाइन में मैं लिख रहा हूं उच्चतम मान, यहां पे लिखो उच्चतम मान बराबर में 12 कितने पर आया, x बराबर 0 पर। अब एक और बचा है मेरा, x बराबर 1 पर। चिन्ह तो पहले से पता है, यहां पे लिखो x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 क्या देगा, देख लो संख्या रेखा से, प्लस बता रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो क्या आएगा, निम्नलिखित या फिर निम्नतम। तो x बराबर 1 पर fx मेरा क्या है, निम्नतम है। अब क्या करोगे, निम्नतम मान निकाल दो। चलो भाई, जहां जहां x है कितना रख दो, 1। यहां पे 3 4 12 12, 3 फिर 4 फिर 12, देख लो घात कितनी है, 4 फिर 3
फिर 2, 4 फिर 3 फिर 2। अब प्लस माइनस देख लो, प्लस प्लस, एक माइनस है बाकी सारे प्लस, एक माइनस है बाकी सारे प्लस। ओके भाई, यहां पे 1 रख लो। 4 फिर 3 फिर 2, देखो 4 फिर 3 फिर 2, 3 4 12 12, 3 4 12 12। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, 3 देगा, यहाँ पे 4 देगा, यहाँ पे 12, और ये प्लस का 12 कट जाएगा। कितना आया भाई साहब? 7 आया। कितने पर आया? x बराबर 1 पर। ये मेरा क्या निकल के आया? निम्नतम मान। तो पेपर में ऐसे आपको लगाना, ठीक है भाई, कम समय में सवाल लगेगा 101%। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है पेपर में। बता, समझ में आया? जल्दी बता फटाफट। इस क्लास में सेट 2xb मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कल वाली क्लास में सेट 3xc स्टार्ट करूंगा। इस क्लास में तो ये सेट xb कंप्लीट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। ये सवाल रिपीटेड है, बहुत बार मैंने इस सवाल को लगाया है। ये सवाल क्या है? रिपीटेड है, बहुत बार मैंने सवाल लगाया है। बताओ, इस सवाल को लगा दे या छोड़ दे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इस सवाल को मैंने लगाया है। बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। छोड़ दे या इस सवाल को लगवाओगे? कुसुमलता, जय रम्मी, जल्दी बताओ इस सवाल को लगा दें या छोड़ दें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जम्मी, आशीष कह रहे हैं लगा दो। तो यहां पे क्या लिखा है? यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए इसके बराबर इतना। तो आप जानते हो इस प्रकार का कहीं आपको प्रश्न दिखाई दे, जैसे e की घात में, तो e को हटाना, इस तरफ log आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। e की घात में कहीं आपको दिख जाए तो e को हटाना है, जिस तरफ e है उसको हटाना है, और इस तरफ log आ जाएगा। ये हर एक स्टूडेंट जानता है? पहले ये बताओ, ये हर एक स्टूडेंट जानता है? मैंने e हटा दिया, इस तरफ log बन गया। जल्दी बताओ प्रदीप भाई, कहीं आपको e दिख जाए, ठीक है, अगर यहां पर e दिख रही है तो इस तरफ log आएगा, अगर इस तरफ e दिख जाए तो उस तरफ log आएगा। ये ध्यान रखना, जिस तरफ e है उस तरफ log नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पे चर की घात चर, log का फार्मूला लगा दो। यहां पे मैंने लगाया है फार्मूला, log n की घात m बराबर में m log n। ठीक है भाई, यहां पे मैंने फार्मूला लगा दिया। ठीक है भाई, अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने पर, करो अवकलन, यहां पे d अपॉन डी एक्स रख दो, y log x बराबर में d अपॉन डी एक्स और x माइनस वाई। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड ले लो। फर्स्ट वाले को जैसे तैसा सेकंड वाले का अवकलन, सेकंड वाला जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन, बराबर बताओ x का 1 और y का dy अपॉन dx। इतना तो जानते हो ना, x का 1 होता y का dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx से कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 2 पद दिखाई दे रहे हैं, पास पास से लिख लो, पहले इसे लिखो, तो dy अपॉन dx ये प्लस का हो गया। अब ये log x dy अपॉन dx बराबर में लिखो ये वाला माइनस y अपॉन एक्स।
अब यहां से क्या करो, कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस वाई अपॉन एक्स लिख दो। यहाँ पे 1 बचेगा, लॉग एक्स बचेगा। भाई डी वाई अपॉन डी एक्स चला गया ना 1, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स चला गया लॉग एक्स। अब इसके बाद आप जानते हो यहाँ पे आपको 1 भी मिलेगा, ये 1 छूट गया है, ये जो 1 है छूट गया, लिखते रहो। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे आते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने से पहले यहाँ पे लघुत्तम ले लो। यहाँ पे क्या ले लो, लघुत्तम। एक्स मिल जाएगा तो एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालो। ये वाला नीचे जाएगा तो ऊपर क्या है, एक्स माइनस वाई अपान में एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे देखो लॉग एक्स के अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो मेरा उत्तर मैच नहीं हुआ, तो एक्स माइनस वाई का मान यहाँ से रख दो, यहाँ से रख दो, यहाँ से इसे समीकरण डाल लो, 1 डाल लो। ठीक है, तो बाई लॉग एक्स रख दो। लॉग में आपको उत्तर निकालना है एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपान में एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ से वाई और एक्स को आपको हटाना है, वाई और एक्स को हटाना यहीं से हटेगा। कैसे हटेगा, अगर यहाँ से वाई कॉमन ले लें तो 1 प्लस लॉग एक्स एक्स के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे मैं हल करूंगा, समीकरण 1 को हल करूंगा। y को उस तरफ भेजो तो y और y log x बराबर में कितना है, x है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, y बराबर में x। अब y अपॉन x, ये x y के नीचे लिखा और ये वाला इसके नीचे लिखा, तो 1 मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि x नीचे आ गया तो 1 मिला, 1 के नीचे 1 प्लस लॉग x लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप कर पाओगे, y अपॉन x का मान रख पाओगे। पहले लिख दो समीकरण 1 से मैंने x माइनस वाई का मान रखा था, अब y अपॉन x का मान यहां से रखो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर कितना मेरे पास, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, ये y अपॉन x का मान है, और जो बचा है उसे लिखो लॉग x के अपॉन 1 प्लस लॉग x। नीचे का नीचे गुणा कर दो और ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, उत्तर आ गया भाई। नीचे का नीचे गुणा कर दो और ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर मेरा उत्तर आ गया। ऊपर मिला लॉग एक्स और नीचे मिला 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ, बताओ सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, सवाल क्लियर है। लॉग एक्स के अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, उत्तर आ गया भाई। प्रदीप कह रहे हैं एक्स की घात वाई बराबर e की घात एक्स माइनस वाई, लॉग लेने पर हाँ इतना ही बनेगा। अगर यहाँ पे लॉग ले लो ना तो इतना ही बनेगा, ये लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी बन जाएगी अगर लॉग ले रहे हो दोनों पक्षों का। ठीक है भाई, डायरेक्ट अगर लॉग यहाँ पे लिख दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो भाई ये लाइन बनेगी। कौन सी बनेगी, बाई लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, ये बनेगा। चाहे आप लॉग लेके करो या फिर ई को हटाओ इस तरफ लाएंगे लॉग बन जाता है, ई को हटाओ लॉग बन जाता है। अरे यार बता तो रहा हूं, अगर इस तरफ ई है तो इस तरफ क्या बनेगा, लॉग बनेगा। अगर यहां से ई हटाओगे, अगर इस तरफ ई है तो उस तरफ लॉग बनेगा, जिस तरफ ई है उस तरफ लॉग नहीं बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई आ रही 8वें का ये का रिपीटेड क्वेश्चन है। साइन और कॉस में इसको चेंज कर लेना, P4 लगा देना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैंने इसको लगाया था। बताओ हो जाएगा, P4 आपको लगाना है। ठीक है भाई, आठ नंबर का क्वेश्चन है, लगा लेना। 2023 के जो सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मैंने कंप्लीट करवाए थे,
और 2022 के जो सेट मैंने कंप्लीट करवाए 1 से लेकर 7 तक, किसी ना किसी सेट में ये मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लगा लेना। अगला सवाल देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। सारे के सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को तैयार करके जाएं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आपको नहीं छोड़ना है। ये हो जाएगा, जल्दी बताया करो। कुसुमलता, सिरे, सरजीत सक्सेना, तनिष्का गुप्ता, आशीष यादव। आशीष यादव भाई, मैंने जितने नोट्स बनाए थे सारे के सारे ग्रुप में डाल दिए हैं। सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो ग्रुप में ऐड हैं। सारे के सारे विद्यार्थी इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर इस सवाल में 0 से पाई लिमिट है और x आपको दिख रहा है, सबसे पहले इस वाले x को आपको हटाना है। P4 से सबसे पहले किसको हटाना है? x को हटाना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। P4 से सबसे पहले x हटता है किसी भी सवाल में। अगर यहां पे x का इंटू हो रहा है तो लिमिट आपको ऊपर वाली पाई मिलेगी, ये फिक्स है, ये ध्यान रखो। किसी भी सवाल में अगर x का इंटू हो रहा है तो ऊपर लिमिट आपको पाई मिलेगी, ये फिक्स है। क्योंकि P4 से सबसे पहले आपको x को हटाना है। जब x हट जाए ना, फिर उसके बाद आपको ऊपर और नीचे cos स्क्वायर से भाग लगाना है। नीचे 10 बनाना है, ऊपर 10 स्क्वायर बनेगा। 10 को t मानेंगे, ऊपर वाला मैच हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा समाकलन। प्रियांशु गुप्ता, यार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्यों बार बार लगवाते हो यार? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। रोज मैं क्लास करता हूं और ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार मैंने लगाया है। बता तो रहा हूं, किसी भी सवाल में अगर x दिख जाए अंश में तो लिमिट मेरी ये पाई फिक्स होती है। P4 से x को हटाना है पहले। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल। न्यूनतम दूरी बताओ भाई, ये हो जाएगा न्यूनतम दूरी का सवाल। ये क्वेश्चन जरूर आपको तैयार करना, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये आता है। RQ डाल दो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, 8 नंबर दे के जाएगा। या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। न्यूनतम दूरी का सवाल है, हो जाएगा, जल्दी बताओ। कौन सा लगाओगे फार्मूला? पहले चेक कर लो कि समांतर रेखाएं कि असमांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाओं के लिए अलग फार्मूला होता है, असमांतर रेखाओं के लिए अलग फार्मूला होता है। अब यहां पर पहली वाली रेखा का बाद वाला सदिश और बाद वाली रेखा का बाद वाला सदिश, देखो अगर एक जैसा है तो ये समांतर रेखाएं हैं। तो यहां पे देखो 236, यहां पर भी 236, लेकिन यहां पे प्लस है, तो ये वाला देख लो 236 236, तो ये असमांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये कैसी असमांतर रेखा है? क्योंकि 2i कैप 3j कैप 6k कैप ये सारे के सारे प्लस है। यहाँ पे एक माइनस का पद दिखाई दे रहा है, ये असमांतर रेखाएं हैं। असमांतर रेखाओं के लिए SD का फार्मूला होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ये तो आप जानते हो कि असमांतर रेखाओं के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है। याद कर लो फार्मूला। जो विद्यार्थी फार्मूला याद नहीं किया है तो भाई साहब याद कर लो, हर साल क्वेश्चन आता है न्यूनतम दूरी का, ये भाई साहब तैयार जरूर करना। ठीक है भाई, असमांतर रेखाओं के लिए ये फार्मूला है। असमांतर रेखाओं के लिए
ठीक है भाई। आरजू खातून, ये असमांतर रेखाएं के लिए फार्मूला है। ये मेरी दोनों असमांतर रेखाएं हैं क्योंकि बाद वाला सदिश अलग अलग दिखाई दे रहा है। अगर बाद वाला सदिश एक जैसा दिखाई देता तो समांतर रेखाओं के लिए न्यूनतम दूरी का फार्मूला दूसरा लगता। तो ये वाला याद करो असमांतर रेखाओं के लिए। अगला सवाल देखो भाई साहब, बताओ ये सवाल बताओ, ये हो जाएगा या नहीं होगा? बनी बनाई मिल गई ये रैखिक अवकल समीकरण। ये रैखिक अवकल समीकरण आपको बना बनाया मिल गया है। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ फटाफट। P और Q के मान निकाल लेना और उसके बाद फटाफट जो है लगा लेना। बताओ हो जाएगा या नहीं होगा? ना लगे तो बताओ भाई। पहली बात, इसको ना तैयार करो। क्यों? क्योंकि ये जो अवकल समीकरण है रैखिक तो है लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यहां पे बाई स्क्वायर है। बाई स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, ठीक है, बाई की घात -2 हो जाएगी, यहाँ पे बाई की घात -1 हो जाएगी। तो बाई की घात -1 को t मानना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण बनेगा। हाँ बता तो रहे प्रदीप भाई, ये बाई स्क्वायर जो दिख रहा है यहां पर भाग लगाना है, यहां पे भाग लगाना है, तब बाई की घात -1 को t आपको मानना पड़ेगा। तो ये वाला पद मैच हो जाएगा, फिर आपकी रैखिक अवकल समीकरण बनेगी। बताओ, लगा दे, जल्दी बताओ। ये लगा लेना भाई साहब। 2023 के जो सेट मैंने बताए थे ना 1 से लेके 7 तक, उसमें देख लेना। 2023 का जो सेट 1 से लेके 7 तक, उसमें ये मिल जाएगा। अरे थके नहीं है रम्मी भाई, बताओ, लगा दें यार। गुरु थक जाएगा फिर मजा ही बेकार आएगा। लगा देता हूं, टेंशन लेते हो। अवकल समीकरण लिख लो, फटाफट लगेगा सवाल। लिखो अवकल समीकरण, dy/dx प्लस का y tan x बराबर में y स्क्वायर सेक x। अब y स्क्वायर का भाग लगा दो, यहाँ पे y की घात -2 मिलेगी, यहाँ पे y की घात -1 मिलेगी। गुरु नहीं थके हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आपको मानना पड़ेगा किसे मानना पड़ेगा? y की घात -1 को t मानना पड़ेगा। अवकलन कर दो x के सापेक्ष, -1 आगे एक घात कम करोगे तो इतना मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dt/dx। ये देखो भाई बन गया -1। किसको दे दो? इसको दे दो। 2 मान रखो, एक ये एक ये, फटाफट इसमें रखो। तो समीकरण 1 डाल लो ऊपर, समीकरण 1 से इसे डालो समीकरण 1, रखो भाई साहब। ये यहां पे आ जाएगा -dt/dx और यहां पे t tan x बराबर में sec x माइनस से इंटू कर दो। गुरु नहीं थके हैं, गुरु थक जाएंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? बता भाई, गुरु नहीं थके हैं। देखो भाई, dt/dx माइनस का t tan x, कुछ अपने आप भी करो भाई। ऐसे IAS PCS की जो स्टूडेंट तैयारी करने जाते हैं, अब गुरु ही पेपर दे दें, उनका IAS PCS निकल जाएगा। कुछ अपने आप से भी किया करो। आप चाहते हो कि गणित में 100 में 100 आ जाए, कैसे आएंगे? अब गुरु थोड़ी कॉपी लिख देगा जाके वहां पे, खुद करना पड़ेगा। खुद भाई चलना सीखो।
गुरु कब तक सिखाएगा? माइनस से मैंने इंटू कर दिया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तुलना कर ले dt अपॉन dx प्लस का pt बराबर q से करने पर। सवाल तैयार करना, ठीक है, आ जाता है सवाल, पेपर में आ जाता है इस प्रकार का सवाल। फिर बाद में हमसे ना कहना कि गुरुजी ने बताया नहीं। मैं 2 क्वेश्चन लाकर मैं झूठ बोल सकता था, 2 क्वेश्चन लाकर झूठ बोल सकता था कि ये तैयार करो। यूट्यूब पे बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं व्यूज के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। टीचर भगवान बन गए हैं, 2 क्वेश्चन लाए, यही ये तैयार करो, बस ये फंस जाएगा पेपर में। बच्चों का भविष्य ज्यादा खराब हो रहा है, यूट्यूब से बच्चों का भविष्य ज्यादा खराब हो रहा है और बन कम रहा है। मैं कभी भी ऐसी क्लास नहीं करवाता हूं, मैं 2 क्वेश्चन लाऊं, 3 क्वेश्चन लाऊं, इनको तैयार करो 2024 में मिल जाएगा, बेकार की बात होती है भाई। झोला टांगे सब घूमते हैं, मैं पढ़ता हूं, ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए ना। आप ये बता दो कि सर मेरे को पास होना है, मैं आपके 50-55 नंबर करवा दूंगा, 1 ही घंटे में हो जाएंगे। फिर ये 2 महीना 3 महीना पूरी साल पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये बता दो कि सर मेरे 55 नंबर आ जाएं, तो पूरी साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 10 दिन पढ़ लेना है, 55-60 नंबर आ जाएंगे। मैं पढ़ाता हूं 100 में से 100 के लिए, मैं सिर्री नहीं बनाता हूं लोगों की तरह कि सिर्री बना दूं, ये सवाल तैयार कर लो, ये पेपर में आ जाएगा। मैं बताता हूं कि भाई साहब ये सवाल आएगा, इस तरीके से आ सकता है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं भी अब झूठ बोलूंगा, 2 क्वेश्चन लाऊंगा, 2024 में फंसेगा, गारंटी लेता हूं। बाद में गारंटी तेल लेने गई, बाद में गारंटी तेल लगाने चली जाती है, हम तुम्हें बता रहे हैं। पहले तो टीचर कहेगा ये पढ़ लो, बच्चा कह रहा जी सर मैं पढ़ लेता हूं, और बाद में क्या होता है पता है? बाद में फिर गालियां मिलती हैं। मेरे को किसी भी बच्चे ने गाली आज तक नहीं दी है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देख लो, 2023 में या 2022 में, मैं बहुत पहले का पढ़ा रहा हूं भाई, आप कमेंट में देख सकते हो। 2022 में मैंने तैयारी करवाई, 2023 में तैयारी करवाई, हर लेक्चर में देख लो, किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक गाली नहीं दी है हमको। लेकिन अदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी कमेंट देख लेना, 50 गालियां मिली होंगी, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते हैं, फिर भी 2 क्वेश्चन लाते हैं। ये आएगा 2024 में, वो टीचर भगवान बन गए हैं। और वैसे ही बच्चे सिर्री हैं कि भाई साहब यही आएगा, हाँ भाई यही आएगा, कर ले तैयार, मर जाएगा आगे चल के। P और Q का मान मैंने निकाल दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको IF निकालना है, समाकलन गुणांक बोलते हैं इसे। बता भाई साहब, P का मान -10x है, 10x का समाकलन क्या होता है? log sec होता है। अब निगेटिव आगे है तो इसे नीचे लिख लो, निगेटिव आगे है तो इसे नीचे लिख लो, क्यों? फार्मूला होता है e की घात में निगेटिव का log fx। तो अगर निगेटिव है तो ये अपान में लिखा जाता है, प्लस है तो अंश में लिखा जाता है। IF मैंने निकाल दिया। अब IF जब मैंने निकाल दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फार्मूला लगा सकते हो व्यापक हल के लिए। अगर यहाँ पे T ऊपर दिखाई दे रहा है तो चर T में फार्मूला लगेगा व्यापक हल के लिए। T यहाँ पे लिखो और यहाँ पे IF लिखो, बराबर में Q लिखो और यहाँ पे IF लिखो और यहाँ पे dx लिखो। T IF का मान अभी मैंने निकाला है, Q का मान बता दे भाई कितना है? माइनस का sec x है, रख दे, और 1/sec x और यहाँ पे dx, ये काट दो।
तो ऊपर जाएगा टी कॉस बन जाएगा, यहाँ पे अचर पद का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, टी कॉस एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस सी। टी का मान रख दो। टी किसे माना है, टी मैंने माना है, कहाँ चला गया भाई, बाई की घात -1, यहाँ पे रखो, बाई की घात -1 कॉस एक्स बराबर में माइनस एक्स प्लस सी। घात को प्लस बना लो, घात को क्या बना लो, प्लस बना लो। अब बाई का क्रॉस इनटू कर दो, या फिर यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अगर बाई का क्रॉस इनटू कर रहे हो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ये आ गया मेरा वक्र का समीकरण, लेकिन व्यापक हल में निकला है, यहां पे लिख दे, ये वक्र का समीकरण है, व्यापक हल में निकला है। लग गया सवाल। सवाल में कोई दम नहीं थी, केवल ये समझो ये। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। चलो भाई ये सवाल बताओ, मैंने 50 बार इस सवाल को लगाया है, किस सवाल को लगाया अभी आपको दिखेगा। देखो भाई 50 बार इस सवाल को मैंने लगाया है, ये देखो। पता हो जाएगा या नहीं होगा, इसको भी लगवा लो, ये भी लगवा लो, लगा देता हूं इसको भी, रोने लगोगे। लगा लो लगा लो, इसको लेके चलो, ठीक है, इसका वर्ग लेके चलो, फिर इतना बना देना है। लगवा लो भाई, रोने लगोगे। वर्ग लेके चलो, और इसको कैसे लिखा जाता है आप जानते हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखो भाई। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। वेक्टर ए का मापांक का जो वर्ग है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर ओपन कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे क्रम विनिमय नियम यूज नहीं हुआ है। क्रम विनिमय नियम का मतलब है वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर है। ये मेरा क्या है, क्रम विनिमय नियम है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो यहां पर क्रम विनिमय नियम नहीं लगेगा भाई साहब। अगर आपने डायरेक्ट ओपन कर दिया इसको, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डायरेक्ट ओपन कर दिया तो नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि क्रम विनिमय नियम इसमें नहीं लगता है। हमको लगाना है क्रम विनिमय नियम, तो इसीलिए इसको कैसे लिखोगे, इसको आपको ऐसे लिखना, ऐसे। आपने कहा जी सर, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए का ए के साथ लगाओ, तो आप जानते हो कि इसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो डायरेक्ट आप बता दो ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम यहाँ पे यूज करेंगे। ए का बी के साथ, फिर प्लस बी का ए के साथ लगा लो, फिर प्लस बी का बी के साथ लगा लो। तो बी का बी के साथ सेम टू सेम का क्या होता है, सेम टू सेम का ऐसे लिखा जाता है। तो भाई साहब इसको हटा दो और कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो बी ए है, तो बी ए के स्थान पे क्या रख दो, ए बी रख दो। तो वेक्टर ए का मापांक का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, यहाँ पर बना लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्रम विनिमय नियम मैंने यहाँ पे
लगा दिया, लिखना पड़ेगा भाई साहब, क्रम विनिमय नियम लगाया है तो लिखना पड़ेगा, नहीं नंबर काटेगा टीचर अगर लिखा नहीं यहाँ पे, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। यहाँ पे लगा लिया मैंने क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या बन गया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन गया, इसको जैसे का तैसा लिखो। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला, इसलिए फार्मूला लगा लो क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, लेस देन इक्वल, तो इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला लगा लो, वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक, और ये ऐसे करके लिखा जाता है। अब कॉस थीटा का मान अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। हमें लाना है लेस देन इक्वल, और वो भी यहाँ पे प्लस दिखाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाने के लिए इतना ले लो भाई। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, कॉस थीटा का मान -1 अगर रखेंगे ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, चाहिए बीच में प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको कॉस थीटा का मान 1 यहाँ पे रखना है, प्लस का, माइनस का नहीं रखना है, प्लस का 1 रखना है। तो आपने कहा जी सर प्लस का 1 रख देंगे। तो देखो भाई साहब यहाँ पे बराबर वेक्टर ए का मापांक का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, इनटू जैसे ही बन रखा तो यहां पर आपको ये बराबर नहीं लगाना है, क्या लगाना है, लेस देन इक्वल लगाना है। ठीक है, तो बराबर हट जाएगा ना, अगर आपने 1 कॉस थीटा के स्थान पे रखा तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी का मापांक का होल वर्ग। ठीक है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया। तो ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर v का मापांक का वर्ग। अब आप जानते हो दोनों तरफ से घातें हटा दो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मापांक लेस देन इक्वल वेक्टर a का मापांक प्लस वेक्टर b का मापांक। ये ऐसे करके लगता है सवाल, आता है पेपर में, तैयार जरूर करो। देखो जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको नहीं छोड़ना है, जो क्वेश्चन आते हैं। कुसुम लता, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। देखो सवाल में कोई दम नहीं थी, सवाल में कहा था कि इतना इतना और बीच में क्या है, लेस देन इक्वल। तो मेरे को इतना लेके चलना है, इसका स्क्वायर लेके चलो, क्योंकि स्क्वायर लेके चलोगे तब मेरा यहाँ पे कॉस थीटा बनेगा। स्क्वायर लेके चलो तभी आप यहाँ पे ये बना सकते हो। ये जब ये बनेगा ना तो आराम से यहाँ पे लगेगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला जब लगेगा तो आराम से ये लेस देन इक्वल ला सकते हो। कैसे, कॉस थीटा का मान ये वाला 1 रख दो, जैसे ही रखा ये लेस देन इक्वल कहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे, बराबर है ना, यहाँ पर आपको यूज करना है। ये लेस देन इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कॉस थीटा का मान 1 मैंने रखा, जैसे ही आपने 1 रखा यहाँ पे तुरंत फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए और बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मापांक है ए और बी में, तो मापांक आपको लेना पड़ेगा, होल स्क्वायर हो गया। ये किसके बराबर चल रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लेस देन इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो चाहे लेस देन इक्वल, आपको घातें 2 हटानी है। यहाँ पे घात 2 हट गई, यहाँ पे हट गई, आराम से पूरा पूरा सिद्ध हो गया। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। ये सवाल आता है, इसको तैयार करना है आपको। ठीक है भाई, देखते हैं सवाल अगला। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है ये सेट। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, तो सेट ये वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कल वाली क्लास में एक्स सी चलेगा। तैयार रहे सारे के सारे स्टूडेंट, कल वाली क्लास जरूर लें 6:30 बजे।
2020 का सेट 3XC स्टार्ट करेंगे। अभी 9 बजे क्लास में मैं पार्ट 6 स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में लगाओगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। मिलता हूं अभी 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।